नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ताराबाई द क्वीन ऑफ स्वराज्य। यह ऐसी रानी थी जो आपको स्वराज्य के लिए अपना सब कुछ अर्पण करके आगे बढ़ी और यह बड़े बड़े उस समय के तत्कालीन जो महान सम्राट कहलाते थे, उनकी भी हैसियत और औकात को दिखा दी कि आप हमको हरा नहीं सकते हैं, हम आपको रोक सकते हैं और हरा सकते हैं। तो यह ऐसी वीरांगना रानी थी जिन्होंने अपने बाहुबल, अपनी कुव्वत से औरंगजेब जैसे बड़े राजा को, जिनके पास लाखों की सेना थी, उनसे भी मुठभेड़ की ही नहीं, उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दी। तो यह है ताराबाई द क्वीन ऑफ स्वराज। मैं आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं ताराबाई किस तरह से आपको घोड़ा पर बैठ करके शान से वीरांगना की तरह यह आपको बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है जिसको आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर वह महल पर अटैक करती है और तीरंदाजी करती हुई और घोड़े पर बैठ के तीरंदाजी करते हुए निशाना साधती है, यह कम बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी वीरांगना की आज हम लोग चर्चा करेंगे, ताराबाई द क्वीन ऑफ स्वराज। आइए मैं आपको बता रहा हूँ ताराबाई कौन थी, इनका शिवाजी से क्या संबंध था और यह कैसे शिवाजी के बाद यह संगठित की और शिवाजी के नामों और उनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाई। वह ऐसी महिला थी जो मराठा सरदार को हिम्मत बढ़ाती थी और एक जगह से दूसरे जगह घोड़े पर बैठ करके और वह जो है मुकाबला ही नहीं करती थी, तीरंदाजी ही नहीं करती थी, बल्कि अपने जोशीले भाषणों और जोशीले कामों से उन लोगों को आपको प्रोत्साहित करती थी। उद्बोधन इनका ऐसा था, शब्दों का उद्बोधन ऐसा था कि मराठे सरदार कूद पड़ते थे, अपनी जान की बाजी लगा करके कूद पड़ते थे। तभी तो आपको औरंगजेब जैसा बड़ा शासक, मुगल शासक, और उनको भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिए। आइए मैं इसकी रोचक कहानी के साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी वीरांगनी रानी के बारे में जिन्होंने स्वराज के लिए सब कुछ अर्पण किया, आत्मार्पण किया और संगठित किया और शिवाजी के नामों की परचम को आपको दिव्याकाश तक फैलाया। आइए मैं शुरू करता हूं। ताराबाई का जन्म जो है आप देख रहे हैं, ताराबाई का जन्म आपको होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में खास करके आप देख रहे हैं तलवीड में होता है। और ये मोहिते कुल आप यहाँ देख रहे हैं, मोहिते कुल में इनका होता है। कब होता है तो आप 1600 आपको 75 में आपका इनका जन्म होता है। यहाँ पर आपको दिखने का मौका मिल रहा है, महाराष्ट्र के तलवीड में मोहिते कुल में होता है। या इनके पिता का नाम हम्बीर राव है, छत्रपति शिवाजी के काल में प्रधान सेनापति थे। यह प्रश्न बीपीएससी यूपीएससी में निश्चित पूछे जाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको बतला देते हैं। हम्बीर राव जो थे छत्रपति शिवाजी के काल में प्रधान सेनापति थे। हम्बीर राव की बहन सोयराबाई शिवाजी महाराज की पत्नी थी। शिवाजी की कई पत्नियां थी, उसमें सोयराबाई जो थी शिवाजी की पत्नी थी और हम्बीर राव की बहन थी। और आपको बता देते हैं राजा राम की माता थी। ताराबाई का विवाह महज 8 वर्ष की उम्र में राजा राम के साथ हुआ और वह राजा राम की दूसरी पत्नी थी। आप देख रहे हैं किस तरह से वीरांगना ताराबाई तलवार लटकाए हुए घोड़े पर शान से बैठ करके पहाड़ों को चीरते हुए, हवाओं को से लड़ते हुए अपनी सेना, इनके पीछे बहुत बड़ी सेना है और उस सेना को की अग्रिम पंक्ति में आगे वह रहती थी। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ राजा राम की मृत्यु के बाद यह टूटी नहीं, विधवा रानी सरकार की वास्तविक अध्यक्षा हो गई। यह टूटने वाली नहीं थी, झुकने वाली भी नहीं थी, क्योंकि यह वीर मर्दानी थी। यह जो थी आपको झंझावातों से लड़ने वाली थी और जिसके चलते मराठा सरदार इनके पीछे-पीछे रह करके आगे बढ़ते रहे और जहाँ गई वहाँ जीत के ही आई। वह अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कर, ठीक है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं, कर स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। यद्यपि नई मराठा राजधानी सतारा का पतन राजा राम की मृत्यु के 1 महीने के बाद ही हो गया था, किंतु इस वीरांगना ने अपने आंसू बहाने के लिए एक क्षण भी नष्ट नहीं की, बल्कि उस आंसुओं के प्रवेग और संवेग को इस तरह से रोकी है कि पवन की जो हवाएं थी उसको रोक करके वह तूफान बन गई। पवन के वेग को इस तरह से थामी कि वह तूफान बन गई और वह मराठा की तूफान रानी के रूप में वह आगे बढ़ी। उन्होंने जनता में, मैं बार-बार एक बात कहना चाह रहा हूं कि वह सैनिकों की इस तरह से उद्बोधन करती थी, इस तरह से उनके रक्त संचार को प्रवेग कर देती थी, भासमानित उनके मस्तिष्क को कर देती थी कि उसके बाद सामने सिंह की दहाड़ हो, पहाड़ की ऊंचाई हो, कुछ नहीं समझते थे और वह टूट पड़ते थे अपने दुश्मनों पर। तो यह आपको उसी तरह से आपको जनता में भी संचार पैदा कर औरंगजेब जैसे बड़े शासक को कड़ा मुकाबला दी और उन्होंने, उनकी एक और बहुत बड़ी खूबी थी, वह थी इनकी संगठन शक्ति और वह संगठन शक्ति का परिचय देकर के मराठों में देशभक्ति का रक्त संचार इस तरह से किया कि वह हर झंझावातों से लड़ने के लिए वह तैयार हो गए। और वह आपको बता रहे हैं, पन्हाला आप यहाँ देख रहे हैं कि पन्हाला और विशालगढ़ के दृढ़ किले मराठों की राजधानी बने हुए थे। अतः औरंगजेब ने पन्हाला आपको जीतने के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी। मराठे औरंगजेब के शिविर को निरंतर घेर कर यथासंभव प्रत्येक वस्तु लूट ले गए। यह रुकने वाली नहीं थी। वह जितने भी इनके मराठा सरदार थे, वह सब के सब, वह औरंगजेब के जितने भी सामान थे उनके लूट लिए और उनके किले पर अधिकार कर लिया। एक एक कर जितने भी किले थे, सब के सब किले को उन्होंने हस्तगत कर लिया, अपने हाथों में ले लिया। यह वीरांगना का संगठन क्षमता थी कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। औरंगजेब जैसे परम विशाल राज्य के राजा सुल्तान थे, उनको भी इन्होंने साहस और धैर्यता के
बल पर, संगठन की नेतृत्व और कुशलता के कारण इन्होंने सभी किलों को अपने हाथों में हस्तगत कर लिया। मैं आपको ताराबाई के नेतृत्व क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह इस तरह से बढ़ती जा रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें कितनी ऊर्जस्वित तरंगे इनके हृदय में आ गई है कि वह जो है उतने बड़े शासक को चैलेंज दी है। यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है एकदम आपको साक्षात रणचंडी की तरह आपको दिखाई पड़ी है और इसी तरह का इनका युद्ध मैदान में होता था। घोड़ा इनका लगता है लपकने के लिए, झपकने के लिए, टपकने के लिए और उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार है और इनकी तलवारें तो आपको लगता है गगनभेदी आपको रणभेदी की तरह यह आगे की हुई है और यह जो है जो सामने आएगा चाहे कितना भी हो, धुरंधर हो, सबको यह काट डालेगी। इस तरह का जो मूर्तिकार ने बनाया है यह सही में इसी तरह की काबिल यह थी। मैं आपको बता रहा हूं ताराबाई के नेतृत्व में मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन ताराबाई के नेतृत्व में यह जो है मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन रात दिन बढ़ती जा रही थी और जिससे विवश होके औरंगजेब अपने बचाव में लगना पड़ा। औरंगजेब जैसे शासक जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनको भी समझना पड़ा और अब वह जो ऑफेंसिव पोजीशन में थे, आक्रामक पोजीशन में थे, वह डिफेंसिव पोजीशन में आ गए और इनका समय भी बहुत ही खराब आने वाला था। वृद्ध सम्राट के अंतिम वर्षों में तो मराठों ने महाराष्ट्र पार कर मालवा और गुजरात तक, ये लोग महाराष्ट्र को पार कर मालवा और गुजरात तक लंबे लंबे छापे मारे। ताराबाई ने सेना का 2 काफिला भेजा। अब 2 काफिला को आपको बता रहे हैं या भेज रही हैं। एक पहला नेमाजी सिंधिया के नेतृत्व में भोपाल के पार तक को कब्जा कर लिया। यह जो है कहाँ मराठा और कहाँ मालवा, भले ही आप मराठा महाराष्ट्र में थे लेकिन मालवा तक मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है सभी म से है, म से मराठा, म से महाराष्ट्र, म से मालवा में से सभी जो हैं इनके कब्जे में आ गया। दूसरा जो है खांडे राव दंभाड़े के नेतृत्व में भरौच और पश्चिमी क्षेत्रों को भी कब्जा कर दिया। देखिए इनमें इस तरह की रणभेदी और इस तरह का उद्बोधन शक्ति था कि दंभाड़े ने 8000 मात्र सेनानियों की सहायता से जस्ट डबल 15,000 की मोहम्मद खान की सेना को इन्होंने हरा दिया। यही नेतृत्व क्षमता होती है। यह केवल अपनी इनकी जो तलवार है वह तलवार ही नहीं बोलती थी, शंखनाद नहीं करती थी आपको युद्ध और समर भूमि में, बल्कि इनकी गर्जना शक्ति से मराठा जो है 8000 की सेना से 15,000 की जस्ट डबल सेना को हरा दी और इससे पूरा गुजरात का तट खाली हो गया। पूरा गुजरात का तट खाली हो गया और नेमाजी सिंधिया ने मुगलों को मालवा के पठार पर हराकर मराठा का विस्तार कर दिया। आप समझ सकते हैं यह मालवा का पठार भी इनके कब्जे में आ गया। मीन्स काफी दूरी तक इनका साम्राज्य बढ़ते गया। यह सब देख करके औरंगजेब जैसे कुशल शासक और बड़े शासक वो भी घबरा गए और मजबूरन उनको ऐसा हुआ कि मराठों के साथ संधि करने के पक्ष में हो गए। धन्नाजी जाघव ने सह्याद्री के क्षेत्रों में घुसकर 3.5 किलो को
कर लिया। सह्याद्री जो हैं, सह्याद्री के किले जो है आप जान रहे हैं हिमाद्री जो है कहा जाता है। आपको हिमालय को सह्याद्री जो है वह दक्षिण के पठार को कहा जाता है। उसके क्षेत्रों को भी इन्होंने जीत लिया और इस वक़्त इन्हीं विपत्तियों में उनकी क्या हुई, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वीरांगना ताराबाई ने इनको झकझोर दिया था। बुढ़ापा तो एक अलग था ही और उसके चलते उनको बहुत बड़ा सदमा लगा कि इनको संधि के पक्ष में आ गए उतने बड़े शासक, जो यह उनके लिए बहुत बड़ी माने दुखद बात थी, उनके जैसे बड़े शासक के लिए। और लास्ट में उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। 2 मार्च 1707 को औरंगजेब का देहांत भिंगर अहमदनगर में हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ताराबाई जो हैं, आप जान रहे हैं कि ताराबाई जो हैं आपको बहुत योग्य और कुशलता से महाराष्ट्र से अपने पुत्र के नाम पर यह अपना शासन कामकाज चलाती थी। किंतु रामचंद्र पंत साहू को राजा बनाना चाहता था, अतः वह इस सर्वाधिकारिणी रानी का विरोधी बन जाने के कारण अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ताराबाई के मुख्य समर्थक आपको परशुराम त्र्यंबक थे। परशुराम त्र्यंबक जो थे वह थे, धन्नाजी जाधव थे, शंकर जी नारायण थे, और जिनकी सहायता से वह उत्साह के साथ युद्ध करती रही। वह सेना का संचालन करने के लिए एक किले से दूसरे किले में निरंतर हवाओं के और तूफानों से लड़ती हुई आवेग और प्रवेग को कायम रखते हुए, अपनी संवेग और अपनी मानसिक संतुलन को कायम रखते हुए वह हवाओं को चीरती हुई वह आपको बढ़ती गई और वह सफलता पाती गई। यह और मराठों को निर्देश करती गई। वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी कि हम राजा अधिकतर पीछे रहते हैं, लेकिन यह अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे रहती थी और हवाओं और तूफानों से लड़ती हुई, झंझावातों से जूझती हुई आगे बढ़ती गई। ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती थी। स्वाभाविक है, माता का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि आपको वह जो है अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती है। हर एक माता की यह अभिलाषा होती है कि अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती है, परंतु ऐसा हो न सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो थे, आपको बता देते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम उनके बाद गद्दी पर बैठे हैं और उन्होंने जो छत्रपति शाहू जी को कैद कर रखे थे, दिल्ली से उन्होंने छोड़ दिया। दिल्ली से उन्होंने छोड़ दिया, जिस कारण शाहू ने यहाँ पर आकर के गद्दी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, अब गृह युद्ध की स्थिति आ गई। शाहू ने युद्ध में ताराबाई सेना को पराजित कर दिया। अब घर के ही बात है, वह बड़े थे, अनुभवी थे, तो स्वाभाविक है अब उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उनको कोल्हापुर का राज दे दिया गया, वहीं पर उनका राज्य स्थापित कर दिया गया। स्वयं मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित कर दिया। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, स्वराज्य का मतलब है राज्य। देखिए, राष्ट्रीयता का मराठों में राष्ट्रीयता का कूट कूट करके पूरे हृदय में और मस्तिष्क में भरा हुआ रहता है राष्ट्रवाद। इसलिए वह अपने आप को, जो क्षेत्र उनका था, जो राज्य था, उसको वह स्वराज्य कहते थे। और आपको स्वराज्य मीन्स हमारा राज्य,
और अब जो उनके जो राजा होते थे उसको छत्र, छत्र मीन्स होता है, आप देखते होंगे कोई चीज़ का छत्र होता है, तो छत्र के पति, छत्र के मालिक मीन्स इस क्षेत्र का वह जो थे मालिक थे, तो वह जो राजा की जगह, सुल्तान की जगह ये अपने आप को छत्रपति कहलाते थे। तो यह ध्यान रखिएगा, छत्रपति मीन्स राजा, और आपको स्वराज्य मीन्स होता है राज्य मीन्स क्षेत्र, क्योंकि ये लोग राष्ट्रीयता की कूट-कूट करके इनके मस्तिष्क और दिल में भरी हुई थी, और यह जो है आज भी इन लोगों में वही संस्कार, वही भावना इनमें भरी हुई है राष्ट्रवाद की। इसलिए इनको छत्रपति घोषित कर दिया। शाहू के काल में ही मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। शाहू जी का कोई पुत्र नहीं था। इसको देख करके ताराबाई ने इनसे मिला और अपने पोते राजा राम द्वितीय को शाहू जी के पास लेकर के आई और कही कि भाई आपका भी तो पुत्र नहीं है, आप इसको वारिस घोषित कर दिए। शाहू जी ने यह सोचा कि भाई हमारा भी तो कोई नहीं है, और खास करके यह तो खून छत्रपति शिवाजी का ही है, क्यों नहीं इसको घोषित कर दिया जाए। और वह संजोग से 1749 में शाहू जी की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय सतारा की गद्दी पर बैठे। राजा राम के बैठते ही 1750 ईस्वी में ताराबाई ने उन्हें पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर से हटाने को कहा, लेकिन राजा राम ने साफ एकदम मना कर देते हैं। वह एकदम आपको बता देते हैं कि साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो आपको वह डिनाई जो कर देते हैं, इससे इनको बड़ा क्रोध हो जाता है। स्वाभाविक है कि अब एक स्टेज हो जाता है, एक स्टेज आ जाने पर, एक एज आ जाने पर आदमी का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, और वह जो है आपको क्रोधित हो गई, और उस क्रोध के वशीभूत में आप जान ही रहे हैं, जब आपका क्रोध होगा तो आपका गलत डिसीजन हो जाएगा। तो क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको राजा राम को सतारा के किले में बंद कर दिए। यह गलती उनसे हो गई। इस दौरान ताराबाई उमाबाई दबाड़े छत्रपति शाहू जी महाराज के प्रधान सेनापति खांडे राव दबाड़े की विधवा से मिलती है और पेशवा से बहुत नफरत करती थी। उमाबाई ने ताराबाई के आग्रह पर दामाजी राव गायकवाड़ के नेतृत्व में 15,000 सेनानियों की एक फौज ताराबाई की सहायता के लिए भेज दी है। यह फौज पेशवा के वफादार त्र्यंबका राव पुरांदरे की 20,000 सेनानियों वाली फौज को निम्ब सतारा का एक छोटा सा गांव में है पराजित कर देती है। तदुपरांत यह फौज ताराबाई के पास सतारा में पहुंचती है, किंतु इसी दौरान त्र्यंबका राव ने अपनी सेना को फिर से एकजुट कर दंभाजी राव को वेना नदी के तट पर पराजित कर देती है, जिससे दंभाजी राव का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी बीच आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि यह क्या होता है। इसी बीच बालाजी बाजीराव मुगलों से लड़ाई कर वापिस आते हैं और ताराबाई की फौज पर हमला कर उन्हें यरवेतेश्वर सतारा में हरा देते हैं और ताराबाई से राजा राम द्वितीय को जेल से निकालने के लिए कहते हैं, किंतु ताराबाई मना कर देती है। यह देख बालाजी वापिस पूना की ओर लौट जाते हैं, किंतु उन्होंने दामाजी राव गायकवाड़, उमाबाई दबाड़े और उनके कुछ रिश्तेदारों को अपने कैद में रख लेते हैं। इसी दौरान ताराबाई की फौज के कुछ सेनानी आनंद आनंदराव जाघव के नेतृत्व में ताराबाई के खिलाफ मोर्चा कर दिया,
जिस कारण अब ताराबाई समझ चुकी थी कि बालाजी के खिलाफ अब नहीं लड़ सकती, इसलिए वह पूना की ओर संधि के पक्ष में रवाना हो गई। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यह पेशवा जो थे, एक्चुअली आप जान रहे हैं शिवाजी के बाद पेशवा जो है एक्चुअली प्रधानमंत्री होते थे। ये लोग अपना अब शक्ति बढ़ाने लगे, तो यह जो है बालाजी बाजीराव पेशवा हैं, ठीक है ना। यह जो हैं आपको आप जान ही रहे हैं, दामाजी राव जो हैं वह हैं, ठीक है ना। इसको आप गायकवाड़ है, दामाजी राव गायकवाड़ हैं। और यह जो है खंडोवा मंदिर है, यह आप देख रहे हैं खंडोवा मंदिर है। यह जो है राजा राम द्वितीय यही हैं, ठीक है ना। तो आपको जोनाजी भोसले जो कि पेशवा का पुराना दुश्मन था, उसने ताराबाई को सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया और ताराबाई पूना पहुंची। बालाजी ने ताराबाई का खूब स्वागत किया। यहाँ पर बालाजी और ताराबाई दोनों के बीच शांति संधि हुई। संधि के अनुसार ताराबाई ने बालाजी के अंदर सतारा का राज्य चलाने को राजी हो गए। बालाजी के कथनानुसार अपनी सेना के वरिष्ठ अधिकारी बाबूराव जाधव को बर्खास्त कर दिया। बाबूराव जाधव को बर्खास्त कर दिया क्योंकि बालाजी बाबूराव को पसंद नहीं करते थे। दोनों ने 14 सितंबर 1752 में खंडोवा मंदिर, यही खंडोवा मंदिर है जिसकी अभी हम आपको चर्चा की है, खंडोवा मंदिर जेजुरी में शपथ लिया। और इसी शपथ में ताराबाई ने कहा था राजा राम द्वितीय उनका पोता नहीं है, किंतु फिर भी बालाजी ने राजा राम द्वितीय को छत्रपति बने रहने दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने गुस्सा करके कहा कि यह मेरा पोता नहीं है, लेकिन बालाजी ने आपको यह कहे कि आपको यह जो है इसको छत्रपति बने रहने दिया जाए, तो वह छत्रपति बने रहे। मैं आपको बता रहा हूँ यह अब मैं कई चीज़ों पर चर्चा करूँगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं जानते हैं और बीपीएससी यूपीएससी में यह इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार होने के बाद जून 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और उसके बाद दिसंबर 1761 में 86 वर्ष की उम्र में ताराबाई की मृत्यु भी सतारा में हुई। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक निकली। जिस तरह से उन्होंने 7 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, यह उनकी महानता को दर्शाता है, उनकी दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। उनकी संगठन क्षमता, उनकी मारक क्षमता, उनकी तेजस्विता, वर्चस्विता, मनस्विता जो थी वह रियली में वह बहुत ही आदर और श्रद्धा की पात्र थी। ताराबाई की जीवन पर आधारित ढेर सारी फिल्में और टीवी धारावाहिक कार्यक्रम आ चुके हैं। 2017 में सोनी टीवी पर प्रसारित पेशवा बाजीराव, जिसमें पल्लवी जोशी ने ताराबाई का किरदार निभाया था। यही पल्लवी जोशी हैं टीवी की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, तो उनके द्वारा यह ताराबाई का रोल लिया गया है, ठीक है ना। 1993 में आई मराठी फिल्म शिव्या राची सून ताराणी, जिसका निर्देशन दिनकर डी पाटिल और ताराबाई के किरदार में निशिगंधा वार्ड दिखती है। यही निशिगंधा वार्ड है, आपको 1993 में आई मराठी फिल्म है। 2019 में कलर्स मराठी पर प्रसारित स्वामिनी, जिसमें नीना कुलकर्णी ने ताराबाई के किरदार दिया। नीना कुलकर्णी भी बहुत ही अच्छी टीवी कलाकार रही हैं। उन्होंने यह आपको अभिनय का कार्य लिया था। 2019 में सोनी मराठी पर प्रसारित स्वराज्य सौदामिनी तारा रानी, जिसमें स्वरथा थिंगाले ने ताराबाई का किरदार निभाया था।
औंध रियासत के राजा भवन राव पंत प्रतिनिधि ने 1927 में सुप्रसिद्ध चित्रकार एमवी धुरंधर को ताराबाई फौज का मोर्चा संभालते हुए पेंटिंग बनाने का निर्देश दिया था। औंध रियासत के राजा ये जो हैं धुरंधर हैं, नाम भी धुरंधर है, और यह ताराबाई का जो देख रहे हैं युद्ध में जो वह लड़ाई युद्ध करते हुए प्रबल वेग से चारों तरफ यह टूटती हैं। किस तरह से टूटती है इसका बहुत ही आपको संजीदगी से और जीवंत तस्वीर प्रस्तुत की हैं। यह आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, जय हिंद।